हेलो बच्चों, वेलकम टू सिलिकॉन क्लासेस अगेन। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 सॉल्युबिलिटी कंप्लीट किया था। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एक बार उसे जरूर देखिए। सॉल्यूशन चैप्टर की सॉल्युबिलिटी आपकी 100% कंप्लीट हो जाएगी। आज के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर्स को कंटिन्यू करेंगे और उसमें पार्ट 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो चलो पढ़ते हैं। सॉल्यूशन और हमारा टॉपिक है बेटा जी पार्ट 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? जब भी आप सॉल्यूशन के एक ऐसे प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हो जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, हम सिर्फ ये कंसीडर करते हैं। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है इसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, तो उसी को हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इट मीन्स आपने 1 ग्लास वाटर लिया है और उसमें आप शुगर ऐड कर रहे हो। शुगर का अमाउंट 10 ग्राम तुमने लिया है या फिर 20 ग्राम लिया है या फिर तुमने 80 ग्राम लिया है, हम सिर्फ इस अमाउंट को देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि जब तुमने शुगर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया है तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ बॉन्ड बना रहे हैं कि नहीं, मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहा है कि नहीं वाटर के साथ में, मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो रहा है कि नहीं सॉल्वेंट में जाकर के। हमें इस तरह के प्रॉपर्टीज को कंसीडर करना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमने सॉल्वेंट में जिस सॉल्यूट को ऐड करा है उस सॉल्यूट का अमाउंट कितना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यही कहता है कि सॉल्यूशन की एक वैसी प्रॉपर्टी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट को कंसीडर करेंगे, सॉल्वेंट के अमाउंट को कंसीडर नहीं करेंगे, उसे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। तो चलो एक छोटा सा डेफिनेशन प्यारा सा तुम्हारे लिए मैं लिख दूं। इट इज द property of solution which depends on amount of solute, which depends on amount of solute, not on its nature, is called colligative property. कितना अच्छा है ना कि सॉल्यूशन की एक वैसी प्रॉपर्टी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कंसीडर करेंगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसी को बेटा जी हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। चलो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच्चे 4 तरीके का आपको पढ़ना है। पहला है चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, थर्ड हमारे पास कंसीडर में आता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और फोर्थ हम लोग कंसीडर करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आज के क्लास में हमारा कोलिगेटिव का जो पहला प्रॉपर्टीज है बच्चे उसका नाम है चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जी इसे हम लोग डेल्टा टीबी से दिखाते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास है चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एफपी का मतलब बच्चे यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट को लेकर के है, ठीक है। इसे हम लोग डेल्टा टीएफ से दिखाते हैं। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है, और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं।
लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नहीं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। खैर अभी जब टॉपिक आगे होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि रिलेटिव और लोअरिंग में यहां पर क्या डिफरेंस है। एनीवे, तो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीवी। नोटबुक और पेन हमेशा निकाल करके बैठो, जो चीजें यहां पर बताई जाती हैं उसको लिखो, घर में फिर से एक बार वीडियो को देखो, फिर नोट्स पढ़ो, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका मैंने बताया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो एक बार जा करके देखो और उसके बाद एनसीईआरटी को भी अच्छी तरीके से समझो, तब जाकर के तुम्हारा चैप्टर्स, तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट होंगे। तो ये हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो समझते हैं इसमें तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बच्चे, चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझने से पहले आपको वेपर प्रेशर के बारे में समझना पड़ेगा कि वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैंने यहां पर एक छोटा सा कंटेनर बनाया। कंटेनर को मिटा देता हूं मैं और थोड़ा और साइड में बनाता हूं इस जगह पर। बच्चे, मैंने यहां पर दो कंटेनर बनाया है। जो कंटेनर नंबर फर्स्ट है इसमें हमारे पास सॉल्वेंट है, ये कंटेनर नंबर फर्स्ट है। और ये हमारे पास कंटेनर नंबर सेकेंड है और इसमें हमने रख रखा है क्या, सॉल्यूशन। बच्चे, अगर हम लोग इस सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को यदि हम समझे तो सॉल्यूशन वर्ड कहने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉल्यूशन दो सब्सटेंस से मिलकर के बने हैं। एक में सॉल्वेंट होगा और उसमें सॉल्यूट मिला हुआ होगा। तो मैं यहां पर सॉल्वेंट के बीच बीच में इस तरीके से सॉल्यूट को यहां पर डिसॉल्व करवाते हुए दिखाई दे रहा है। यानी डॉट वाला जो पार्ट है बेटा जी, वो हमारे पास क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है। यानी फर्स्ट कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट है और सेकेंड कंटेनर में बच्चे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। ठीक है। यदि मैं आपसे यह पूछूं कि एक कंटेनर में सॉल्वेंट है और दूसरे कंटेनर में सॉल्यूशन है और दोनों को यदि मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करूं, दोनों को मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करूं तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो हमने कंटेनर नंबर फर्स्ट में और कंटेनर नंबर सेकेंड में दोनों में इक्वली टेम्परेचर दिया 100 डिग्री सेल्सियस का। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ कहां पर वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो आप यही बोलोगे कि जो सॉल्वेंट है और जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। लेकिन उस वेपर और वेपर प्रेशर से पहले एक छोटी सी चीजों को समझो। बेटा जी, जो वेपर बनता है ना वो हमेशा सॉल्वेंट का बनता है, वेपर कभी भी सॉल्यूट का नहीं मिलता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि तुम यहां पर किसी कंटेनर में तुम वाटर लेते हो, ठीक है, और इसको जब तुम 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करोगे तो पहले ये वेपर बनेगा। पहले क्या बनेगा, ये वेपर। अब सपोज दैट इस कंटेनर को मैंने ऊपर से क्लोज कर दिया है। जब ये वेपर यहां पर जाएगा यानी जब एवोपरेशन होगा तो पहले ये यहां पर आएगा, सारा इस जगह पर कलेक्ट होगा एवोपरेशन की हेल्प से। फिर ये सारे मिलकर के टकराते हुए इस तरीके से, कुछ वेपर इस तरीके से, कुछ तरीके से, इस तरीके से, तो इस सरफेस के ऊपर ना एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इस सरफेस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर यहां पर क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। यानी सिंपल सी बात है बेटा, हमने एक कंटेनर में वाटर लिया, उसे हमने हीट किया, हीट करने के बाद में पहले एवोपरेशन हुआ यानी वेपर का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो वेपर जो है इधर उधर टकराते हुए कंटेनर से सरफेस के ऊपर एक प्रेशर लगाएगा, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, वेपर प्रेशर। तो वेपर का मतलब एवोपरेशन है। जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स दोबारा कंटेनर से टकराते हुए सरफेस के ऊपर एक प्रेशर सा लगाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर है। तो मैं आपसे पूछूं कि यहां पर सॉल्वेंट है
और यहाँ पर सॉल्यूशन है, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो बेटा जी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। मतलब अगर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मैंने इस लाइन से दिखाया ऐसे एरो से, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैंने कुछ छोटे लाइनों से दिखाया। इसका रीजन ये है बेटा जी कि जो सॉल्यूशन है उसके अंदर में सॉल्यूट मिला हुआ है। सॉल्यूट क्या करता है? सॉल्वेंट के वेपर को आगे जाने से रोकता है। आप सपोज दैट मेरे इस हाथ को ही आप देखो, ये अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स है और इस पेन को यदि आप सॉल्वेंट मानोगे, तो यदि सॉल्वेंट का वेपर ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो मेरा हाथ जो है यानी कि जो सॉल्यूट है उसे क्या करेगा? रोकेगा। इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के वेपर को एवोपरेशन होने से कुछ रोकता है, इसीलिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा पाया जाएगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कुछ कम पाया जाएगा। तो मैंने यहां पर एक छोटी सी लाइन लिखे, पॉइंट नंबर ए में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा जी कम होगा। यहां पर एक छोटा सा रीजनिंग क्वेश्चंस के फॉर्म में आप इस तरीके से लिख सकते हो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज स्मॉल बिकॉज बीइजेड यानी बिकॉज है बच्चे, बिकॉज सॉल्यूट प्रिवेंट टू रिलीजिंग ऑफ वेपर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये एक रीजनिंग क्वेश्चंस के फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में भी बनाए जा सकते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आपको रीजन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन का जो सॉल्यूट होता है वो सॉल्वेंट के वेपर्स को ऊपर जाने से रोकता है। चलो अब हम लोग पॉइंट नंबर बी में पढ़ते हैं। बच्चे मैं ऐसा चाहता हूं कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर इस हाइट तक है और सॉल्यूट का वेपर प्रेशर अगर यहां तक है, मैं चाहता हूं इसको इसके इक्वली में अगर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, मैं यहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता हूं तो ये जल्दी जल्दी बॉयल होने लगेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और इसका भी वेपर प्रेशर जो है वो काफी खासा ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अब यहां पर जो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस उसको इंक्रीज कर दिया, कितना? 130 डिग्री सेल्सियस देकर के। ऐसा करने से इसका वेपर प्रेशर भी जो है इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के लगभग बराबर हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर किसका ज्यादा होता है? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है या बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर सॉल्यूशन का ज्यादा होता है? तो आप यही बोलोगे ना कि अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ज्यादा हो गया है। तो मैंने यहां पर एक पॉइंट और लिखा, बॉइलिंग पॉइंट of temperature, boiling point of solution is greater than boiling point of solvent. Boiling point of solvent यानी जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट अब ज्यादा हो गया है और जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है। बच्चे यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है या फिर कितना टेम्परेचर एलिवेट हुआ है, एलिवेट का मतलब बच्चा यही होता है इंक्रीज होना, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना एलिवेट हुआ है या फिर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप यही तो बताओगे सर ओनली 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 130 डिग्री सेल्सियस है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। तो बेटा जी अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस निकालना होगा तो मैं यही तो लिखूंगा यहाँ पर, चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे हम लोग किससे दिखा सकते हैं? डेल्टा टीबी से। कितना बॉइलिंग पॉइंट में चेंजेस आया या फिर आप इसे कह सकते हो कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो क्या हम इसे ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन
और माइनस में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बहुत सिंपल सी बात है, आप 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां रखोगे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहां रखोगे, और 130 में से यदि आप 100 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 30 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 30 डिग्री सेल्सियस आपने फाइंड आउट कर लिया है। तो यहां से आपको दो चीजों का पता चला, कितना टेम्परेचर एलिवेट हुआ है, और दूसरा आपको यह पता चला है कि डेल्टा टीबी यहां पर क्या है। बच्चे, यदि आप सॉल्यूशन लेते हो तो इसका मतलब है कि उसमें वेट ऑफ द सॉल्वेंट होगा, यानी सॉल्वेंट का आपने कुछ ना कुछ अमाउंट लिया होगा, आपने कुछ सॉल्यूट ऐड करा होगा, सॉल्यूट का भी कुछ ना कुछ वहां पर एडिंग किया होगा। तो बच्चे, डेल्टा टीबी को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाता है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड 1000 मल्टीप्लाइड W2 अपॉन में W1 मल्टीप्लाइड में M2। बच्चे, W2 का मतलब है कि तुमने जो भी सॉल्यूट ऐड करा है उसका वेट कितना है। सॉल्वेंट का मतलब है कि तुमने सॉल्वेंट वाटर लिया है सपोज दैट, तो वो कितने अमाउंट में है। आप जो भी सॉल्यूट ऐड करोगे उसका मॉलिक्यूलर मास यानी कि इस जगह पर M2 है। बच्चे, यहां पर ये जो Kb आप देख रहे हो, इस Kb को हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट ये सॉल्वेंट का होता है, इसका होता है सॉल्वेंट का। साथ ही साथ बच्चे, इसी को हम लोग एबियोलॉस्पिक कांस्टेंट कहते हैं, एबियोलॉस्पिक कांस्टेंट कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, यदि आप इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करोगे तो इसका एसआई यूनिट केजी पर मोल होता है, केजी पर मोल होता है। तो केबी को लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। ये केबी की जो वैल्यू है, इस केबी का जो वैल्यू है बेटा जी, ये सॉल्वेंट के लिए होता है, ये किसी सॉल्यूट के लिए नहीं होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि इसका एसआई यूनिट केजी पर मोल होता है। केबी को हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसे हम लोग एबियोलॉस्पिक कांस्टेंट कहते हैं। आप इस बात को अच्छे तरीके से समझ करके रख लो कि केबी हर सॉल्वेंट के लिए एक अलग अलग वैल्यू को दिखाता है। दूसरा, इसका एसआई यूनिट क्या है, यहां से आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनने के, फॉर्मेशंस होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। तो इस फॉर्मूले को यदि आपने यहां पर समझ लिया है तो बच्चे आप एक बार और भी समझो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड, ये होल ऑफ द टर्म्स जो आप यहां पर देख रहे हो ये मोलेलिटी के लिए आया हुआ है, और मोलेलिटी को आप लोग स्मॉल m से दिखाते हो। आई होप आपको डेल्टा टीबी का मतलब समझ में आ गया होगा। तो यदि मैं शॉर्ट पॉइंट्स में यदि तुम्हें बताऊं तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। इसीलिए यहां पर मैंने लिखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम होता है, जिसे मैंने सेकेंड पॉइंट में रखा। थर्ड, आपको ये समझना है कि कितना टेम्परेचर एलिवेट हुआ है या फिर टेम्परेचर डिफरेंस कितना है। तो आपने यहां लिखा चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दोनों को इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फोर्थ, आपको चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के इस फॉर्मूले को जानना है। ये वाला होल ऑफ द टर्म्स मोलेलिटी के लिए आता है, इसीलिए एक अलग फॉर्मूला मैंने यहां पर लिखा हुआ है। स्पेसिफिक मैंने बताया केबी यहां पर क्या है, किसके लिए है, और इसका एसआई यूनिट क्या है। यदि तुम इतना कर लेते हो तो तुम्हारा चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। बच्चे, जो भी सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा, जो सॉल्वेंट दिया रहेगा, जो मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ रहेगा, उस वैल्यू को तुम पुट करोगे और तुम आसानी से आंसर ले आओगे। आपको न्यूमेरिकल्स के लिए जो है वो शीट व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल रहा है, आप उसको आराम से देखिए, उसको समझिए और उसके बाद उसे बनाइए। चेंज इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इतना ही, फटाफट जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी कवर करने वाले हैं। लिख लीजिए आप। चलो,
तो तुम लोगों ने लिख लिया होगा बच्चे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग समझते हैं। थोड़ा कॉपी निकाल करके पेन से लिख लिया करो, सिर्फ वीडियो देख करके तुम्हें सारी चीजें समझ में नहीं आने वाली है, ठीक है। चलो तो मिटाते हैं। सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी मिट गया बेटा जी, थर्ड और फोर्थ पॉइंट मिटा दिया मैंने, कोई बात नहीं है, दोबारा से हम लोग पढ़ लें। चलो तो सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एक्सप्लेनेशन ऑफ चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बच्चे इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो आपको मैंने बोला कि चलो हम लोग जो है सिलिकॉन क्लासेस के जितने भी बच्चे हैं, है ना, या फिर जो भी बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं, मैं तुम लोगों के लिए एक वॉल्वो बस बुक करता हूं और तुम लोगों को लद्दाख से घुमा करके लाता हूं। सिर्फ समझने के लिए बोला है, सच में इसको मत मान लेना। तो मान लो हम लोग लद्दाख जा रहे हैं, ठीक है। ये रहा बेटा जी हमारा बस, वॉल्वो बस, जिसका ड्राइवर मैं हूं, ठीक है। और ये तुम लोग देखो इस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हो, जगह नहीं मिले तो एक दूसरे के मोबाइल पर बैठ जाना तुम लोग, ठीक है। और किसी को जगह नहीं मिले तो ऊपर बैठ जाना, ठीक है। तो हम लोग जो है लद्दाख चल दिए बस से। बेटा जी जो बस है ना, जैसे ही लद्दाख पहुंचती है तो लद्दाख में जो एंट्री गेट है लद्दाख की, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे बस को रोक लेता है। तभी मैं जो एकदम पावर में एकदम निकलता हूं, भाई हमारे बस को क्यों रोक लिया। तो हमने उस सिक्योरिटी से पूछा कि भाई बताओ हमारे बस को जाने से तुम क्यों रोक रहे हो। तो उसने बोला सर सामने एक अल्कोहल की दुकान है, आप लेकर के आओ। मैंने बोला अल्कोहल क्या करेंगे, अल्कोहल तो समझते हो ना, जिसको पीने के बाद लोग जो है थोड़ा इंग्लिश बोलने लग जाते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो अल्कोहल है उसने हमें खरीदने के लिए बोला। मैंने बोला चलो भाई खरीद लेते हैं, बोल रहा है, पता चला मांग रहा हो तभी हमें जाने देगा। तो हम अल्कोहल खरीद करके लाए। उसके बाद फिर उसने कहा कि आपके व्हीकल का जो रेडिएटर है, जो कूलेंट है, उसको आप ओपन कीजिए और उसमें उस अल्कोहल को मिला दीजिए। मैंने ठीक वैसा ही किया। बेटा जी जो व्हीकल है उसमें इंजन को ठंडा रखने के लिए हम लोग एज ए कूलेंट वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं। तो उस रेडिएटर में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स एड ऑन था, उसमें हमने क्या मिला दिया, अल्कोहल मिला दिया। हमने इसलिए मिलाया क्योंकि लद्दाख का जो टेम्परेचर है हम मान लेते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस है। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, नंबर लाइन तो तुम लोग जानते ही हो। ये 0 डिग्री सेल्सियस है, इस तरफ में -1 डिग्री है, इस तरफ -2 है, एंड सो ऑन। जैसे जैसे हम कम आते चले जाएंगे माइनस में टेम्परेचर होते चला जाएगा। तो जो हमने वाटर मॉलिक्यूल्स कूलेंट रखा था वो जैसे ही लद्दाख के अंदर जाता बेटा जी, तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीज हो जाता, बर्फ में चेंज हो जाता, हमारे व्हीकल में प्रॉब्लम हो जाती और हम लोग जो है वहां पर टूर नहीं कर पाते। तो इसीलिए उसने हमें क्या बोला कि इसमें अल्कोहल सॉल्यूट मिला दो। जैसे ही हमने सॉल्यूट उस वाटर सॉल्वेंट में मिलाया, होल ऑफ द जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो एक सॉल्यूशंस का फॉर्म ले लिया। बेटा जी सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा लेट फ्रीज होता है और सॉल्वेंट जल्दी फ्रीज होता है। मतलब अगर हम व्हीकल लेकर के चले जाते तो वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर तुरंत फ्रीज हो जाता, और लद्दाख का टेम्परेचर हम मान लेते हैं कि इस वक्त -10 डिग्री सेल्सियस है। तो जैसे ही हमने अल्कोहल मिलाया वो सॉल्यूशन बन गया, और सॉल्यूशन बनने की वजह से अब उसकी फ्रीजिंग वैल्यू जो होगी वो काफी कम टेम्परेचर पर होगी, यानी -10, -20, -30 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर लद्दाख में पहुंचेगा तब जाकर के वो जमता। इतने में तो हम आराम से घूम घाम करके बेटा मजे वजे करके आ जाएंगे तुम्हारे साथ में, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट
इज ग्रेटर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। चलो अब लद्दाख से हम लोग बाहर निकल गए, है ना, लद्दाख से बेटा जी हम लोग बाहर निकल गए। तो फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का ज्यादा हुआ और फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हुआ। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिप्रेस हुआ है, यानी कितना डिप्रेट हुआ है, यानी कितना रेड्यूस हुआ है, तो आप इसी तरीके से तो बोलोगे कि यदि मुझे डेल्टा टीबी फाइंड आउट करना होगा, यानी चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, है ना, चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, तो आप इसी तरीके से तो लिखोगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा ना कि वाटर यदि सॉल्वेंट जो कार के रेडिएटर में रखा हुआ था, यदि वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता, सपोज दैट हमने उसमें अल्कोहल मिला दिया और जब हम लद्दाख में घूमने के लिए गए तो वहां का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस था। जब तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस का। तो डेल्टा टीएफ यदि हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और माइनस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो बच्चे, यदि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट को मिला दिया गया है, सॉल्वेंट पहले से प्रेजेंट है, तो सॉल्यूट का अपना वेट होगा, सॉल्वेंट का अपना एक वेट होगा, तो उस समय में हम डेल्टा टीएफ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उस समय डेल्टा टीएफ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है KF मल्टीप्लाइड 1000 मल्टीप्लाइड W2 अपॉन में W1 और इनटू में M2। बच्चे, इस फॉर्मूले के हेल्प से आप W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट पुट कर सकते हो, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट पुट कर सकते हो, M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पुट कर सकते हो। KF को बच्चे हम लोग फ्रीजिंग कांस्टेंट कहते हैं, फ्रीजिंग कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग क्रायोस्पिक कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं ऑफ सॉल्वेंट। ये भी सॉल्वेंट की वैल्यू होती है, अलग अलग सॉल्वेंट की अलग अलग KF की वैल्यू होगी। वाटर की KF की वैल्यू कुछ और है, तो अलग सॉल्वेंट की KF सॉल्वेंट की वैल्यू कुछ और होगी। यदि हम इसके एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो इसका भी एसआई यूनिट बेटा जी kg पर मोल ही होता है। ठीक है, यदि आप इस फॉर्मूले को कुछ चेंज करोगे तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू KF, मैंने पहले ही बताया ये होल ऑफ द टर्म जो है यहाँ पर मोलैलिटी के लिए आया हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर मोलैलिटी लिख सकते हैं और इसे हम लोग स्मॉल m से दिखाते हैं। तो डेल्टा टीएफ आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करते हो। आई होप आपको सारी बातें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की समझ में आ गई होंगी। यदि तुमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम है, यदि तुमने समझ लिया तो डेल्टा टीएफ तुम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। W2, W1, M2 के रिस्पेक्ट में आप इस तरीके से फॉर्मूले को यूज करके आप चेंज इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हो। इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको याद होगा कि जो 12th का बोर्ड एग्जाम था उसमें मैंने तुम्हें ये कह दिया था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्वेश्चंस आना है और बेटा जी वो पेपर में क्वेश्चंस आया था। अभी CUET का पेपर होने वाला है, डेल्टा टीएफ पर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है, डेल्टा टीबी पर किसी भी तरीके का क्वेश्चंस नहीं आना है, ये निश्चिंत रहिए। बट फिर भी हम लोग तो सिलिकॉन वाले यार, हम लोग तो क्वेश्चंस करेंगे। आपको जो क्वेश्चंस मिल रहा है उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है आप जरूर करके रखिएगा। पहले इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग अगले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर बात करेंगे।